हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स के गुरु में। और मेरा नाम है लक्ष्मी शंकर गुप्ता। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो नया नोटिफिकेशन आया है सीबीएसई का, उसके ऊपर। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन ये वीडियो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए, मैं आपको ये बता दूं। पहली बात तो मैं इस पूरे नोटिफिकेशन का एनालिसिस करने के बाद और जितने भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो पुराने टीचर्स हैं, उनसे कंसर्न करने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके आंसर शीट में रहने वाला है और कैसे कैसे रहने वाला है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा आपका एक आंसर शीट बन हो जाएगा, अगर मतलब मैंने पूरा प्रॉपर एकदम फॉर्मेट के हिसाब से जो सीबीएसई की नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये पूरा देखिए आंसर शीट मैंने यहाँ पे बना रखा है। मतलब एकदम कैसे क्या क्या चीज़ें आने वाली, कैसे क्या क्या प्रिंटेड रहेंगी और कितना पेज नंबर से कितने पेज नंबर तक क्या रहेगा, और आपको कैसे वाले आंसर कैसे करने हैं और कौन से कैसे नोटिंग करेंगे, कैसे उसका सारे चीज़, मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे क्लियर कर दूं। और मैं ये भी ट्राई करूंगा कि आपको इस नए वाले जो पेपर आएगा उसके, मतलब जो नया वाला आंसर शीट आपको मिल रहा है उस पे एक आपका कोई भी सीबीएसई का सैम्पल पेपर मैं उस पर सॉल्व करके उसको आपको दिखाऊं कि एक प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए इसको आपको प्रेजेंट करने का, ताकि ये जो बच्चे हैं ना, जिन जो अलग अलग वीडियो जब देख कर के काफ़ी कंफ्यूज से हो गए, वो एकदम प्रैक्टिकल लाइव पेपर जब आप देखोगे तो वो आपको ज़्यादा क्लिक करेगा माइंड में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो ऐसा भी लेके आऊँ आपके लिए जिसमें आपको पूरा सॉल्व करने के बाद आपको पेपर दिया जाए और आप उससे समझ सको, देख सको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते वीडियो। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हाइलाइट्स हैं इस पूरे नोटिफिकेशन का, वो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार ये नोटिफिकेशन जो है एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहली बात तो ये किसको लिखा गया है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से स्कूल के या फिर कौन से जितने भी एफिलिएटेड स्कूल है सीबीएसई के, उन सारे लोगों को, सारे प्रिंसिपल्स और सारे हेड्स को ये नोटिस दिया गया है या एक तरीके से लेटर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, यहाँ पे ये देखिए। तो प्रोविज़न ऑफ प्रिंटेड टेबल इन द आंसर बुक ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, ये स्पेसिफिकली किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी पेपर के लिए है, आंसर पेपर के लिए, और बाकी और किसी सब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखता है, ये क्यों लेके आना पड़ा इनको, इन्होंने रीज़न भी बताया हुआ है कि इट इज़ फ्रॉम दैट द सीबीएसई इज फैसिलिटेटिंग द स्टूडेंट हु हैव ऑप्टेड अकाउंटेंसी बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ in the form of printed table in the answer book in accountancy. In many questions student have to draw journal, लिखा हुआ है कि बच्चों को ढेर सारे क्वेश्चंस में जो है जर्नल और अकाउंट बनाना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेता है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्या ध्यान से, यहाँ पे ये वाला जो पैरा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पैरा जो है आप लोगों का पूरा दिमाग हिला से दिया है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्या लिखता है, मैंने यहाँ पे ध्यान से पढ़ूंगा। लिखता है कि सीबीएसई हैड डिसाइडेड दैट इन द एग्ज़ाम, ठीक है, यहाँ पे लिए लिख रहा है कि इन एग्ज़ाम 2021, इसका मतलब जो आपके डाउट्स है कि क्या सर ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा ऐसे, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि फ्रॉम नहीं लिखा है, फ्रॉम द एग्ज़ाम 2021, यहाँ पे क्या लिखा है, इन एग्ज़ाम, मतलब ये जो है अभी तो फिलहाल इसी एग्ज़ाम में एप्लीकेबल होगा। मे बी फ्यूचर में ये लोग अप्लाई करें या ना करें, मतलब मेरे को तो ज़्यादा चांसेस है कि नहीं करना चाहिए इस तरीके का। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए यार बच्चे क्या करते हैं, जब भी अब आप जब कॉपी खरीदते हो, जब भी मार्केट से कॉपी खरीदोगे तो ऐसा नहीं ना अकाउंट्स के लिए पूरा प्रिंटेड आता है, नहीं, आप प्रॉपर अपने आप से बनाते हो, अपने हिसाब से बनाते हो, तो आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। इसलिए जो ये है इसको आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर रखती है सीबीएसई तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी बच्चे हैं उसको अपने हिसाब से आप क्या कर रहे हो, उसमें उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो खुद को, ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिलहाल अभी के एग्जाम में तो है, तो जितने बच्चे हैं ये सब लोग क्या करें, एक बार इसको एडजस्ट कर लो इसके हिसाब से, ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब इसमें क्या क्या रहेगा, 8 टेबल ऑफ जनरल एंड 8 टेबल ऑफ अकाउंट्स, दैट इज टेबल ए फ्रॉम 17 to 24, टेबल बी फ्रॉम पेज नंबर 25 to 32 रिस्पेक्टिवली विल बी प्रिंटेड इन द आंसर बुक। इन्होंने ये सारी बातें बता दी। ठीक है, अब आंसर क्या अच्छा इन्होंने क्या बोला है, ये रेफरेंस इन्होंने दिया है कि भाई जैसे मैथमेटिक्स में ग्राफ पेपर अटैच होता है ना, ठीक उसी तरीके से ये जो है आप टेबल अटैच करो। तो यहाँ
यहाँ पे जो इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है इसके बेसिस में मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जिस तरीके से आपको मैथमेटिक्स में वो ग्राफ पेपर ये लोग देते हैं, ये जो ग्राफ पेपर ये लोग देते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने आंसर में इसको यूज़ करो ही। आप फ्री हो, आप चाहो तो ऐसा टेबल या ग्राफ बना सकते हो अपने आंसर में, लेकिन ग्राफ इसलिए दिया जाता है कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन रहे। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो अकाउंट्स बनाना चाहते हो अपने आंसर शीट में तो आप फ्री हो बनाने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो टेबल आपको यूज़ करना हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि कंपलसरी तो बिल्कुल नहीं है, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ये आपके फ़ायदे के लिए होगा और मैं बताऊँगा कि आपको यूज़ करना चाहिए। और ये फैसिलिटी अगर सीबीएसई ने दिया है आपको तो आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत ज़्यादा तो टाइम का डिफरेंस आई थिंक नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ कुछ इम्पैक्ट तो पड़ ही जाएगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट ऑल स्कूल ऑफरिंग अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट मेड bringing the same to the notice to their students so they can properly utilize this tables and save time। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि भाई आपको, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी हेड, उन लोगों को बोला गया है कि जितने भी अकाउंटेंसी के बच्चे हैं उनको बताइए, उनको इसके बारे में बताइए, ताकि वो इसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें और अपने जो टाइम है उसको ये लोग सेव कर सके। ठीक है, आगे चल दिए। यहाँ पे देखिए एक चीज़ उन्होंने और यहाँ पे अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे इन्होंने ये बात लिखी कि जब भी आप टेबल का यूज़ करोगे, कैसे यूज़ करोगे, कैंडिडेट्स विल राइट द क्वेश्चन नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि जो भी आपका टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कि अगर आपका ये टेबल हो गया, सपोज कर लीजिए जनरल का टेबल यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे लेजर फोलियो यहाँ पे दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है, ऐसा जनरल का फॉर्मेट अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आंसर शीट के आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखो और क्वेश्चन को सॉल्व वहीं पे टेबल में कर दो। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि बोथ टेबल का एनेक्सर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग टेबल का एनेक्सर देखेंगे, वो सभी लोगों को आपको मिल गया, यहाँ पे सिग्नेचर है और ये इनका पूरा प्रॉपर वैलिड पेपर है। आइए, तो क्या की हाईलाइट्स हैं ये आपको मैं बता दूं यहाँ पे फटाफट, क्योंकि अब हम लोग आगे चलने वाले हैं। देखिए की हाईलाइट क्या है। की हाईलाइट ये है कि एप्लीकेबल होगा सिर्फ और सिर्फ आपका एग्ज़ाम 2021 के लिए। ठीक है, 2021 के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। उसके बाद होगा या नहीं होगा अभी फ़िलहाल इस नोटिफिकेशन में तो नहीं बताया जा रहा, इस एप्लीकेशन में तो आपको नहीं मिल रहा है। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 टाइप ऑफ टेबल आपको मिलेगा, 2 तरीके के टेबल मिलेंगे। एक तो टेबल ए रहेगा जिसमें 8 टेबल ऑफ जनरल रहेंगे, यानी कि पेज नंबर 17 से लेकर 24 तक। फिर उसके बाद क्या लिखता है, दूसरा जो टेबल रहेगा वो टेबल बी रहेगा, 8 टेबल ऑफ अकाउंट, जो लेजर अकाउंट रहेंगे उसके, और उसका जो पेज नंबर रहेगा वो 25 से 32। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन के तौर पे ये बताना चाहूँ कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का आंसर शीट रहेगा उसमें क्या क्या कंटेंट रहेंगे, कंटेंट उसके क्या क्या रहेंगे, आपके अकाउंटेंसी आंसर शीट फॉर बोर्ड एग्जाम 2020-21 के लिए क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि नॉर्मल शीट जैसे आपकी जो लाइनिंग वाली रहती है वो रहेगी पेज नंबर 1 से 16 तक, और उसकी काउंटिंग रहेगी 16 पेज नंबर रहेंगे। और फिर उसके बाद जो है टेबल ए रहेगा आपका। टेबल ए में आपको देख लो यहाँ पे पेज नंबर जो है वो 17 से लेकर 24 तक यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि जो इसकी काउंटिंग है वो 8 है। ठीक है, 8 टेबल आपको मिलने वाले हैं। फिर टेबल बी में जो पेज नंबर दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है 25 से लेकर 32, यानी इसकी भी काउंटिंग आपको 8 रहेगी। और जो पेपर टोटल जो पेज नंबर है, वो जो टोटल पेजेस है वो रहेगा आपका 32, जो कि एज़ यूजुअल रहता था। ठीक है, ये तो है, ये आपका जो आंसर शीट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, आप जब एडिशनल सप्लीमेंट आंसर शीट लोगे, एडिशनल बी वाला कॉपी लोगे, तो वो एज इट इज़ रहेगी जैसे पहले आपको मिलती है। ठीक है, ऐसा इन्होंने इसमें कुछ भी ऐसा इसके बारे में तो नहीं बोला कि जो एडिशनल शीट मिलेगी अकाउंट्स में वो भी प्रिंटेड वाली रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये अज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है आपका वो नॉर्मल रहने वाला है। ठीक है, चलिए आइए, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें दिखा दूँ। देखो, अगर ये आपका आंसर शीट हुआ तो ये पेज नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 से लेकर के मैंने ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, ये 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 15 और ये 17 तक, यानी कि ये पेज नंबर आपका 16 हो जाएगा। तो 16 पेज नंबर तक आपका पास में क्या है, ये लाइन वाली पेपर रहेगी और यहाँ से स्टार्ट होगा ये जर्नल आपका। ठीक है, ये जर्नल स्टार्ट होगा आपका यहाँ पे पेज नंबर 17 से। अब यहाँ से ये चलेगा आपका 24 तक। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे पेज नंबर आपका यहाँ पे नोट रहेगा। फिर उसके बाद एक सेकेंड में इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब जो कि था हमारे पास में यही, तो मैंने इसी को ही कंटिन्यू रखा है, 17 पूरा ये जर्नल जा रहा है आपका।
ठीक है। जर्नल का प्रॉपर आपको फॉर्मेट बनाया हुआ मिला है, जर्नल आपको हेडिंग मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। आपको मालूम है कि जो बच्चे हैं, कई बच्चे जो होते हैं आपके सीबीएसई वाले में ही हिंदी में आंसर ऑप्ट करते हैं, हिंदी में आंसर देने का वो देखते हैं, तो इसलिए आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो आंसर लिखना है, जैसे मान लेते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 22 चूज़ कर लिया, क्वेश्चन नंबर 22 चूज़ कर लिया आंसर देने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे भाई, आंसर नंबर लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली एकदम अच्छे से लिखना होगा, आंसर नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे आपने ये जैसे ही लिखा और आपको क्या कर देना, यहाँ पे ऐसे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने आंसर शीट ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सपोज कर लीजिए आपको लेजर अकाउंट है, अब यहाँ से लेजर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 25 से ये लेजर स्टार्ट हो जाएगा, लेजर अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जैसे हमें सपोज कर लीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है अकाउंट ऑलरेडी गिवन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन लिखना होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट लिख दोगे तो वो दो बार अकाउंट हो जाएगा, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन नहीं पाएगा क्योंकि आपके पास में ढेर सारे पार्टनर्स होते हैं और ढेर सारा वहाँ पे अमाउंट का कॉलम होता है, तो वहाँ पे आप यहाँ पे तो नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपको वो 16 पेज वाली जो लाइनिंग वाले पेज है वहीं पे बनाना पड़ जाएगा। आइए चलिए, तो मैं क्या देखता हूँ, मैं यहाँ पे बताऊँगा आपको कि रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपने क्या लिख देना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये पूरा 32 पेज तक जो रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे 32 ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा वाले क्वेश्चंस आए हैं। मैं सबके जो क्वेश्चंस हूँ सबको एक एक बार क्वेश्चंस लिखूंगा और उसके आंसर आपको साथ डिस्कस करता जाऊँगा। पहला क्वेश्चन ये है, पहला पॉइंट ये है कि सर कि जैसे अगर हम जर्नल करते हैं और उसी में साथ में लेजर भी बनाया गया है, जैसे आपका शेयर का क्वेश्चन है, शेयर के क्वेश्चन में क्या आता है, आपको जर्नल बनाना होता है प्लस कभी कभी कैश बुक भी मांग लिया जाता है, प्लस उसके साथ आपसे कभी कभी वो जो शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट है वो भी मांग लिया जाएगा। तो सर ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में क्या करें? तो मेरा ये एडवाइस है, मेरा जो पर्सनल अपना एडवाइस है, मैं ये बोलूँगा कि आप जर्नल के लिए तो ऐसा लाइन मत यहाँ पे खींचना, चले जाओ टेबल पे, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पे जर्नल स्टार्ट कर दिया और वो सपोज़ कर लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आंसर 22 ऐसा लिख दिया, ये आंसर 22, और यहाँ पे आपने क्या किया, जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू कर दिया। यहाँ पे ऐसा डेबिट और क्रेडिट, राम मोहन सोन ऐसा करके आपने, सॉरी राम मोहन सोन तो आएगा नहीं, शेयर एप्लीकेशन क्या बैंक ऐसा क्या क्या एंट्री तो है वो सारी आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको बनाना है सर उसका कैश बुक और उसका बनाना है बैलेंस शीट। तो अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसीजर लंबा हो जाएगा क्योंकि आपने जो बनाया है वो 16 पेज के बाद में बनाया है जर्नल, और सपोज कर लीजिए कैश बुक मेरे को दूसरे ही पेज पे बनाना है, मेरे को शेयर वाला जो क्वेश्चन है वो पहले आ रहा है, मैं उसको पहले करना चाहता हूँ। तो ये देखिए दूसरे वाले पेज पे आप क्या करिएगा, आप ये करिएगा, आप यहाँ पे ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं कि आंसर 22 जर्नल, ठीक है, जर्नल ऑन पेज नंबर आपको प्रॉपरली वहाँ पे देना पड़ेगा कि आपका जो जर्नल है वो कौन से वाले पेज पे है, 17 पे है, 18 पे है, 19 पे है, 20 है, 23, 24, कौन से वाले पेज पे है, यानी कि वो जो 8 टेबल दिए हुए जर्नल पे वो आपका कौन सा वाला। सपोज कर लीजिए मेरा 2 पेज में जाता है, 8 और 9, तो यहाँ पे आप लिखिएगा 8 एंड 9, 9 पेज पे और 8 पेज पे ये मेरा जो जर्नल है, टेबल नंबर आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा, सॉरी 18 और 19 है ना। तो ये 18 और 19 ऐसा करके आपको यहाँ पे पेज नंबर दिखाना होगा और उसका कैश बुक आपको यहाँ पे बनाना होगा, कैश बुक और बैलेंस शीट आपने यहाँ पे बना देना है। और बैलेंस शीट और कैश बुक बनाने के बाद एक काम आपको और यहाँ पे करना होगा, जहाँ पे आपका ये जर्नल फिनिश होगा, जहाँ पे आपका सपोज कर लीजिए 18 और 19, ये पेज नंबर क्या हो गया आपका, ये पेज नंबर हो गया आपका 18, अरे ये तो 17 है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ कि ये आपका 18 है और ये आपका 19 है, ठीक है। और मेरा 18 और 19 यहीं पे ख़त्म हो गया, यहीं पे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे आप एक लाइन खींच दोगे, यहाँ पे जैसे ही आप लाइन ऐसा ड्रॉ करोगे, ड्रॉ करने के बाद लाइन आप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आप लिख देना कि कैश बुक
एंड बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ड्रॉन ऑन पेज नंबर 2। ठीक है, ये ऐसा कर दोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा ऐसा कोट करने में। दोनों जगह पे आप ऐसा नोटिंग कर देना कि भाई इसका जो है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे वो स्किप कर गया, नहीं चेक किया, वहाँ पे चेक करता है आपका पेज नंबर 19 पे, तो 19 से वो वापस से कूद के आएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, और सपोज कर ले यहाँ पे है तो वहाँ से आपको देख लो। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हुआ है टेक्निकली, ऐसा प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा इशू होगा एग्जामिनर के लिए भी कि कैसे कॉपी चेक करना चाहिए, उनके लिए भी एक तरीके से एज अ चैलेंज ही रहेगा। जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करिएगा, ऐसा प्रॉपर नोटिंग कर दीजिएगा ताकि आप इस टेबल का फ़ायदा भी उठा सको और आपके जो मार्क्स कट होने के चांसेस है वो भी एकदम निल हो जाए, एकदम जीरो हो जाए। देखिए आप ऐसे तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर उसकी नंबरिंग करो। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके लिए। सर कभी कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 एंट्री पास करनी होती है, लाइक एडमिशन का क्वेश्चन है, एडमिशन का क्वेश्चन है, वहाँ पे आपसे बोलता है 2 जनरल एंट्री पास करिए, 2 जनरल एंट्री पास करनी है आपको, और उसका सर कैलकुलेशन होता है, वर्किंग नोट होता है ढेर सारा, हमें गेनिंग रेशियो निकालना होता है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, हमें गुडविल का वैल्यू निकालना होता है, कौन सा वाटर कितना गेनिंग किया, कितना सेक्रीफाइस किया, उसके हिसाब से गुडविल का अमाउंट निकालना होता है। तो उसमें समझदारी यही है ना बच्चों, यहीं पे आप जैसा जर्नल फॉर्मेट बनाओ, यहाँ पे ऐसा जर्नल बनाओ, यहाँ पे आप इसकी पोस्टिंग मतलब इसकी जर्नल एंट्री करो, और यहाँ पे ऐसा नीचे वर्किंग नोट दे करके यहाँ पे उसका पूरा अपना कैलकुलेशन कर दो। तो समझदारी यहाँ पे इसी में है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा सिंगल जर्नल एंट्री बनाने का आया, 1 या 2 एंट्री जब बनाने का आया, तो आपकी समझदारी यही है कि आप यहीं पे इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसी लाइन वाले पेपर को आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अगर मान लेते हैं सर, अगर मान लेते हैं कि सर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, वो जो 8 मार्क्स का पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन आता है, उसमें आपसे बोल रहा है कि आप बनाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप बनाइए बैलेंस शीट। तो क्या सर ये बताइए, मैं जो हूँ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए वहाँ पे जाऊँ और बाकी दोनों अकाउंट यहाँ पे बनाऊँ? तो बच्चों मेरा ये सजेशन रहेगा कि 3 में से 2 अकाउंट जब आपको यहीं पे बनाने हैं तो एक छोटा सा रिवॉल्यूशन अकाउंट भी आप यहीं पे बना के काम कर लो। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में भी आप यही समझ लो, मतलब अगर जहाँ पे आपको जैसे ये अगर देखिए यहाँ पे शेयर वाला जो क्वेश्चन है, तो जर्नल रहेगा वो ना थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेता है। बड़ा पोर्शन कहने का मतलब है कि जब अगर आपका आंसर जो रहेगा, सपोज कर लीजिए आपका आंसर का 1/3 पार्ट तो जर्नल ले लेगा, सॉरी 1/3 कराओ, सॉरी 2/3 से 3/4 तक जो पोर्शन है वो आपका जर्नल ले लेगा। कैशबुक और बैलेंस शीट थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन नहीं लेता, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया नहीं लेगा, क्योंकि आपको बैलेंस शीट में भी सिर्फ और सिर्फ वो शेयर कैपिटल वाली चीज़ें ही दिखानी है, और कैशबुक में भी आपको 2 ही 4 ट्रांजेक्शन, 2-4 क्या वो 5-6 ट्रांजेक्शन होते हैं, बस वही दिखाने होते हैं। तो कुल मिला के जर्नल जो होता है वो काफ़ी बड़ा वाला पार्ट होता है, तो उसके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वहीं पे चले जाओ। लेकिन अगर ऐसा वाला आंसर सीट दिया है ना सीबीएसई ने, तो सीबीएसई भी बच्चों को और टीचर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेगी, और वो ऐसा क्वेश्चन देगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जर्नल होगा, कैशबुक और बैलेंस शीट के आने के चांसेस कम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएंगे, आप पढ़ के जाओगे, अगर आ गया तो ऐसे करना है, लेकिन मेरा जहाँ पे तक ये सोचना है कि ऐसे क्वेश्चंस को नहीं देगा। और अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते हैं ना, आप देख लेना यार कि कहाँ पे ऐसा वाला मिल रहा है, तो कोशिश करना कि अगर क्वेश्चन ईजी लगे आपको तो वो वाले अटैम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको मिल जाएगा उसका। और लेजर का बहुत ज़्यादा आपको यूज़ नहीं मिल पाएगा, जो लेजर अकाउंट इन्होंने बना के दिया उसका हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हम फॉर्म बना बैलेंस शीट तो इस पर बनाएंगे नहीं, और आपका पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में बेसिकली आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है आपको वहीं बनाने होंगे। और हाँ, एक क्वेश्चन आता है एनपीओ का, एनपीओ के लिए आप बना सकते हो रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो। फिर उस केस में आप बोलोगे कि सर हम लोग डेट का क्या करें, डेट का क्या करें? तो बच्चों डेट वाला कॉलम पे ऐसा ऐसा लाइन खींच देना, ज़रूर से लाइन ज़रूर खींचना, ऐसा लाइन ज़रूर मार्क कर देना। ठीक है, ऐसा लाइन ज़रूर आप ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे बना रहे हो लाइन, मतलब उसमें ऐसा डैश मार दीजिएगा, क्योंकि डैश मारने का मतलब ये हो जाएगा, देखिए कई बार क्या होता है बच्चों जो है थोड़ा सा समझदारी करके आ जाते हैं कि कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता दूँ ये लाइन मैं क्यों ऐसा लाइन बुक ड्रॉ करने को बोल रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना जैसे मैंने क्या किया, सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पे हूँ, जो भी पेज नंबर है वो पेज नंबर 7 आई थिंक।
ठीक है। पेज नंबर 7 है, मैंने यहाँ पे ऐसा पूरा आंसर लिखा है, ऐसा सॉल्व किया है यहाँ पे, ऐसा करके किया। और ये 2 पेज सपोज कर लीजिए, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 आपस में चिपका हुआ था। अबे वहाँ पे ऐसे तो टाइम होता नहीं है, वो दोनों पेज चिपका हुआ था। मैंने पेज नंबर डायरेक्ट 10 पे आ गया, मैंने वैसा पेज नंबर भी नहीं ध्यान दिया कि 10 लिखा है कि 8 लिखा है, मैं यहीं पे सॉल्व करना शुरू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कि 8 और 9 तो ब्लैंक छूट गया, 8 और 9 तो ब्लैंक छूट गया। अब इस बात का पता आपको बाद में चलता है। अब आप क्या करोगे, ये वाला 10 वाला काट के बाहर तो लिखोगे नहीं। ठीक है, 8, अब 7 के बाद क्या है, 7 के बाद का जो आंसर है वो तो 10 पे आ गया, 8 वाले पे आया नहीं। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे 8 और 9 पे ऐसा लाइन यहाँ पे ज़रूर खींच दीजिएगा। लाइन ऐसा ड्रॉ करने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो पेज है वो ब्लैंक छोड़ा गया है या फिर छूट गया गलती से, ऐसा लाइन आप खींच देंगे, मतलब कि इस पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, बाकी पेज पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे आपको डैश लिख देना है इस तरीके से कि भाई आपको पता चल सके कि भाई इस अकाउंट में, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस लाइन का या फिर इस कॉलम का कोई भी यूज़ नहीं है। और बाकी सारी फिर एंट्रीज आप करो। बाकी जहाँ तक आई बात बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट ओपनिंग और क्लोजिंग बनाने के लिए अगेन आपको इस वाले पेज पे आना होगा। और प्रोसीजर क्या होगा, नोटिंग करने का, रेफरेंस देने का, वही इसी तरीके से सेम यहाँ पे जब आप क्वेश्चन नंबर लिखना, रिवल अप्रॉक्स 13 से लेके 14-15 तक के आसपास में आता है वो एनपीओ का क्वेश्चन। तो 14 यहाँ पे आपने लिख के बैलेंस शीट, क्लोजिंग और बैलेंस शीट बना लिया, और यहाँ पे लिख दीजिएगा फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लीज़ रिफ़र टेबल नंबर दैट ऑन पेज दैट। टेबल नंबर भी आप नहीं लिखोगे तो रिफ़र टेबल ऑन पेज नंबर दैट। ठीक है, तो ऐसा करके आपको यहाँ पे करना है। तो आप क्या हो जाओगे, आप उस फैसिलिटी का फ़ायदा भी उठा ले रहे हो और आपने प्रॉपर उसकी नोटिंग भी कर दी। कुल मिला के ये तो सब मेरे पास, मतलब मेरे तरफ से आपके लिए ओपिनियन रहा। और एक ऑप्शन आपके पास में ये भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इस टेबल का यूज़ ना करो और आप अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाओ हर एक अकाउंट का, जैसा कि आपने स्टार्टिंग से, ये सेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके हिसाब से जो आपने प्लानिंग की थी। ये देखिए, ये तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ से गलत है हुआ है कि भाई आपने 2 महीने पहले ही बच्चे जहाँ पे अपना फाइनल टच दे रहे होते हैं उसमें ऐसा ला के छुटकू सा बम पटाखा फोड़ दिया है कि यार ऐसे नहीं होगा, अब ऐसा टेबल प्रोवाइड करेंगे, ऐसे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा तो टाइम चाहिए होता है बच्चों को, क्योंकि पूरा शुरुआत से उन्होंने माइंड मेकअप ऐसे आंसर के लिए या फिर ऐसे के लिए, ऐसे आंसर शीट के लिए तो नहीं किया था। उन्होंने ऐसा बेचारों को तो खुद ही बेचारों को नहीं पता होता कि आंसर शीट कैसा आएगा, क्या साइज़ होगा। वो लोग के दिमाग में खुद ही ऐसा प्रॉब्लम चल रहा होता है कि सर कौन सा अकाउंट हमें बनाना चाहिए, कितना अकाउंट बनाना चाहिए। कभी कभी बेचारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपीज़ में जहाँ पे 4 पार्टनर आ गया वो लैंडस्केप में बनाते हैं, तो उनको यहाँ तक ये भी नहीं पता होता है कि पोर्ट्रेट कॉपी आएगी या लैंडस्केप आएगी। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है और आपने इतना बड़ा उसमें चेंज ला दिया, तो थोड़ा सा तो इशू है। तो बच्चों के पास में दोनों ऑप्शन है। मैं तो ये बोलूँगा कि यार आपको दिया गया फैसिलिटी तो आप यूज़ करो, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से यूज़ करोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यही है कि अगर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से मार्किंग नहीं करते हो, नोटिंग नहीं करते हो, और एग्जामिनर को अगर आपने तकलीफ़ दे दिया, एग्जामिनर को आपने तकलीफ दे दिया कि नहीं तो अब तुम तेज हो ना, तुम तो एग्जामिनर हो, तुम तो टीचर हो, मेरी कॉपीज़ में से आंसर खोज के चेक करो, अगर ऐसा तकलीफ आपने दे दिया उसको, तो बेचारा वो आपको परेशान करेगा, वो आपको तकलीफ दे देगा। ठीक है, तो और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके कि आंसर जो है वो जर्नल और लेजर में उस वाले फॉर्मेट में नहीं आने वाले, आपको भी पता है। लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कॉम्परेटिव कॉमन साइज हो गया, ठीक है, उसके बाद रेशियो एनालिसिस हो गया, वो पार्ट बी तो आप भूल ही जाओ, उधर आप करने वाले हो। फिर बैलेंस शीट के क्वेश्चन आ गए, तो मतलब वो सब नहीं होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ 80% तो आपका, 70 से 80% तो ऐसा ही नॉर्मल आपको ही करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा उसका टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से करिए, उस पर फोकस रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेबल वेबल कुछ मतलब का नहीं है, अगर आप उसका फ़ायदा ले पाते हो तो लो, अदरवाइज नहीं लो। मैं एक बार कोशिश करूँगा कि आपको आपके सामने ऐसा वो जो एक सैम्पल पेपर सॉल्व करके दिखाओ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना जो कमेंट है, डाउट है, अभी भी कोई डाउट है दिमाग में तो उसको आप पोस्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा सबके साथ में, क्योंकि सबके साथ में कर दीजिए यार, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट है, इसीलिए मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा इतना ज़्यादा एनालिसिस करके, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए इसमें। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।